कंपोनेंट्स कि डायबिटीज की टाइप 1 है या 2 है, इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज लेस देन 10 और मोर देन 10 ईयर्स है, प्रेजेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया का पता भी चल जाता है या नहीं, या अनअवेयरनेस के साथ। ये ओल्डर एज ग्रुप में ज्यादा कॉमन है कि हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस हो। फोर्थ वन इज लेवल ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ये इसको आप बस इतना याद रखें 7.5 और 9 को, कि 7.5 से नीचे है तो वो लो रिस्क में आता है, और 9 से ऊपर है तो वो उसकी स्कोरिंग ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो 7.5 से 9 के दरमियान में मॉडरेट रिस्क है। इसी तरह से टाइप ऑफ ट्रीटमेंट कौन सी है, जिसमें अगर मल्टीपल इंजेक्शंस लग रहे हैं, या इंसुलिन मिक्स्ड इंसुलिन लग रही हैं, या बेजल या पंप लग रहा है, इंसुलिन बेजल बोलस लग रही है। इसी तरह से रिस्क कम होता जाता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के साथ में, लेकिन उनमें भी जो सल्फोनाइलयूरियाज हैं वही हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी उमूमी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें DPP-4 है, मेटफॉर्मिन है, SGLT2 है, GLP-1 हैं, इनके साथ जो रिस्क है वो ना होने के बराबर है। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कैसे की जाना चाहिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट रेगुलरली करते ही नहीं तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाएगा। इसी तरह से एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में हाइपर या हाइपोग्लाइसीमिया की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो, और इसी तरह से जो उनकी माइक्रो या मैक्रोवास्कुलर डिजीजेस हैं अनस्टेबल हों, जैसे कि इस पेशेंट में आपने देखा कि वो स्टेबल माइक्रोवास्कुलर डिजीज थी, मैक्रोवास्कुलर डिजीज थी, तो उसका रिस्क जो था वो रिलेटिवली कम था। और जो जिनके अंदर अनस्टेबल डिजीज होगी उसका रिस्क ज्यादा होगा। यही रीनल इन्वॉल्वमेंट के साथ है कि GFR के साथ देखेंगे कि लेस देन 3 है, लेस देन 30 है, बिटवीन 30 एंड 45 है, बिटवीन 45 एंड 60 है, या मोर देन 60 है। तो इसी तरह से रिस्क जो है, जितना EGFR कम होगा उतना रिस्क जो है वो बढ़ता चला जाएगा। प्रेगनेंसी है, यूजुअली प्रेग्नेंट लोगों को डायबिटीज के बारे में अल्लाह ताला ने भी आसानी दी हुई है, और कुरान पाक में भी आता है कि उनको इसमें माफ़ है अल्लाह की तरफ से। सो हम उनको ये कह सकते हैं कि वो ना रखें। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि यूजुअली नॉन प्रेग्नेंट जो हैं उनका रिस्क इतना नहीं है, दे कैन इजीली फास्ट। इसी तरह से जो बहुत बूढ़े लोग हैं, 70 से ऊपर हैं, या किसी किस्म की फिजिकल डिसेबिलिटी है, या जिनकी कॉग्निशन नहीं ठीक है, जैसे अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह या किसी वजह से उनकी मसला ऐसा है कि उनको पता नहीं चलता, जैसे एनकेफलोपैथी में किसी वजह से पेशेंट होते हैं हमारे सिरोटिक पेशेंट्स, सो उन्हें भी रिस्क जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से जो फिजिकल लेबर करने वाले लोग हैं, जो बहुत इंटेंस मजदूर जो करते हैं, या और कोई छोटा मोटा लेबर करते हैं, लेकिन अगर कोई लेबर करता ही नहीं, ऑफिस जॉब है मेरे जैसी कि बैठे रहने का काम है, तो वाइट कॉलर जॉब्स में अमूमन रिस्क इन्वॉल्व कम होता है। प्रीवियस रमज़ान एक्सपीरियंस कैसा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके मार्क्स ज़्यादा नहीं है। और इसी तरह से जो फास्टिंग आवर्स हैं वो कितने हो जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अच्छा, जो रिस्क सर्टिफिकेशन है, व्हेन शुड वी डू इट? शुड बी डन 1 to 2 months बिफोर रमज़ान। हिस्ट्री लेना बड़ी ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स की, उनके सिम्टम्स, साइंस, उनकी ग्लाइसेमिक रिकॉर्ड, फास्टिंग और 2 hour पोस्ट प्रांडियल। इसी तरह रीसेंट A1C, उनका BP रिकॉर्ड, रीसेंट लिपिड प्रोफाइल, RFTs, यूरिन कंप्लीट टू रूल आउट एनी कॉम्प्लिकेशन। सो मकसद इन सारी इन्वेस्टिगेशन का ये है कि एटलीस्ट 4 to 6 weeks बिफोर रमज़ान चीज़ों को असेस कर लिया जाए कि उनके रिस्क सर्टिफिकेशन क्या बन रही है, उनको एडजस्टमेंट्स मुख्तलिफ किस्म की कर दी जाएं। सो आइडियली दिस शुड बी डन एटलीस्ट 4 to 6 weeks बिफोर रमज़ान। नेक्स्ट जो है वो ये कि मुख्तलिफ रिस्क ग्रुप, जैसे कि आपने देख ही लिया कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको वेरी हाई और हाई रिस्क ग्रुप में दे शुड आइडियली बी टोल्ड दैट दे शुड नॉट फास्ट, लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो रोज़ा रखना चाहेंगे तो हमें उनको एडजस्ट करना है, उनको इसके बारे में बताना है कि कैसे वो रख सकते हैं। जो भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो की जाना चाहिए। मॉडरेट और लो रिस्क में कोई खास बहुत बड़ी एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं होती, मॉडरेट में तो फिर भी कुछ थोड़ी बहुत है। लो रिस्क वाले पेशेंट्स कैन इजीली फास्ट विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर इवन, लेकिन बेसिकली ये जानना बड़ा ज़रूरी है रिस्क स्कोर करके कि उनकी क्या इस वक्त सूरत हाल चल रही है। रिस्क क्वान्टिफिकेशन यूजुअली जो अभी आपको दिखाई भी है कि उनकी टाइप, उनकी मेडिकेशंस, ग्लाइसेमिक कंट्रोल, कॉम्प्लिकेशंस, एजुकेशनल स्टेटस, इंडिविजुअल सोशल एंड वर्क सर्कमस्टांसेस, और इसी तरह से प्रीवियस रमज़ान एक्सपीरियंस, ये सब का सब
बहुत अहम है, बल्कि इससे ज़्यादा और ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि अब आइडेंटिफाई हो सके। जो हमारे लो और मीडियम मॉडरेट रिस्क के पेशेंट हैं, दे कैन टेक सम मेडिकेशंस जो वो ले सकते हैं, उसमें मेटफॉर्मिन, एकार्बोस, थायाजोलिडीन, DPP-4, सेकंड जनरेशन सल्फोनाइलयूरिया, GLP-1, SGLT2 और बेसल इंसुलिन के पेशेंट हैं। ये वो मरीज हैं जो बेसिकली लो या मॉडरेट रिस्क के हैं, लेकिन ये अगर दवाएं लेते हुए हैं तो इनमें सिवाय से कि सेकंड जनरेशन सल्फोनाइलयूरिया या बेसल इंसुलिन की थोड़ी सी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज उनको जरूरत नहीं होनी चाहिए। वेरी हाई रिस्क के पेशेंट्स, जैसे कि अभी भी दिखाया आपको, इनको सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया लास्ट 3 मंथ्स, पेशेंट्स जिनको रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा हो या हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस हो या सस्टेनली पुअर कंट्रोल हो या कीटोएसिडोसिस या हॉन्क वगैरह हो, टाइप 1 हो, अक्यूट इलनेस हो और इंटेंस फिजिकल लेबर करते हो, प्रेग्नेंट हो और पेशेंट्स डायलिसिस पे जो हैं उनको, ये सारे के सारे वो हैं जो वेरी हाई रिस्क ग्रुप वाले पेशेंट हैं। आइडियली दे शुड नॉट फास्ट, अल्लाह ताला की तरफ से भी इनके लिए आसानी है, लेकिन अगर फिर भी वो रखने के ख्वाहिशमंद है तो उसको तमाम रिस्क को उनको पता होना चाहिए, फैमिली को साथ में इन्वॉल्व होना चाहिए और उनकी शुगर की मॉनिटरिंग वेरी क्लोजली होना चाहिए, स्पेशली जो वो आवर्स हैं जिसमें कि शुगर उनके लो होने का खतरा ज्यादा है। हाई रिस्क वाले वो हैं जिनकी A1C जैसे कि बताया 7.5 से 9 के दरमियान है, इनसफिशियंसी है लेकिन EGFR उनका 30 से ऊपर है, एडवांस मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस तो हैं लेकिन रीसेंट कोई नहीं है, और या ये कि वो अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, और या उन्हें कोमोबिडिटीज इतनी ज़्यादा हैं ऑल्दो कि स्टेबल हैं, लेकिन खुद या दवाएं ऐसी लेते हैं जिसकी वजह से उनकी मेंटेशन जो है उसमें फ़र्क पड़ने का खतरा हो। सो जो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे पेशेंट्स में हो सकती हैं उसमें डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोएसिडोसिस वगैरह और थ्रोम्बोसिस हो सकती है। डाइट रमजान में डिपेंड करती है कि पेशेंट का वजन क्या है, गोल क्या है, वेट लॉस करना है या वेट मेंटेन करना है, कल्चरल सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत सारे पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, और इसी तरह आइडियली तो 40 to 50% टोटल कैलोरी इनटेक शुड बी फ्रॉम कार्ब्स, about 20 to 30 from proteins and less than 35% from monounsaturated or polyunsaturated fats with 6 to 8 glasses of water depending on the patient condition। अगर इस डायग्राम, इस पिक्चर को भी हम देखें तो इसमें भी आपको यही आएगा कि अराउंड 50% जो है ये इफ्तार का है, कोई तकरीबन सहरी वाला जो है वो अराउंड 40% है, और इफ्तार और सहरी के दरमियान जो रात की लेट नाइट मील है वो 10 to 15% की जा सकती है। मर्द और औरत की कैलोरिक इनटेक डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसिस थोड़ी सी डिफरेंट है, मर्दों की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। ये एक पिक्चर है आइडियल रमज़ान प्लेट की, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स भी हैं, मीट भी है, कुछ प्लांट सोर्स भी है प्रोटीन का, सीरियल भी हैं, और इस सब की जो कैलकुलेशन अलॉन्ग विद मिल्क एंड डेट एंड फ्रूट्स एंड ऑयल्स, ये सारी मिलके एक आइडियल कॉम्बिनेशन बनती है जिसमें तकरीबन 800 कैलोरीज, 45% कार्ब्स, 20% प्रोटीन्स एंड अबाउट 35% फैट का इंटेक हो जाता है पेशेंट्स के लिए। अच्छा जी, एक्सरसाइज रमजान में तो encourage, advocate light to moderate exercise to diabetics during Ramadan, keeping in mind individual situations. लेकिन exertion involved in tarawih should be included in exercise. So अगर heavy exercise usually तो करना ही नहीं चाहिए रमजान में, लेकिन अगर करना भी है तो फिर उसकी टाइमिंग जो है ना वो रोजे के दरमियान में नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशंस में अगर आए तो जो पेशेंट वेल कंट्रोल्ड हैं या लो या मॉडरेट रिस्क के हैं, मे भी उनको बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जैसे मेटफॉर्मिन, DPP-4, थायाजोलिडीन, एकार्बोस, SGLT2 या GLP-1 ले रहे हैं, उनको कोई खास ना एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। और यही आप देख भी सकते हैं कि अगर कोई मेटफॉर्मिन ले रहा है और सिवाय इसके कि वो 3 टाइम्स लेने वाला हो तो उसकी एडजस्टमेंट को रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज कोई खास इसमें इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, सल्फोनाइल यूरियाज में जो लोग फर्स्ट जनरेशन यानी डायनिल वगैरह लेते हैं उनको रिस्क ज़्यादा है, सो दे शुड स्टॉप टेकिंग दैट इन एडवांस बिफोर रमज़ान, और इसको सेकंड जनरेशन पे ले जाना चाहिए जिसमें ग्लिमिप्राइड, ग्लिफलाजाइड, ग्लिपिजाइड वगैरह आ जाती है। और इनकी भी जो सिंगल डोज वाले हैं उनके लिए तो बड़ी आसानी है,
लेकिन जो ट्वाइस डेली ले रहे हैं उनकी डोज एडजस्टमेंट की जरूरत होगी अकॉर्डिंग टू IDF डार्क गाइडलाइंस। सो SGLT2 और रमज़ान जो है इसके में न्यू ड्रग्स दे वी डू नॉट हैव मच एविडेंस अवेलेबल। Comparison with sulfonylurea, they usually have much lower hypoglycemia risk and अगर GLP-1 से कंपेयर करें तो GI साइड इफेक्ट्स SGLT2 के बहुत कम है, लेकिन it is well established and they can continue with the SGLT2, but some caution should be taken in warm climate. Close attention should be given to ketoacidosis signs। और इस सिलसिले में जो रिसेंटली पेपर जो हमारा भी पब्लिश हुआ है वो SGLT2 इनहिबिटर ड्रग्स असेसमेंट ऑफ सेफ्टी इन फास्टिंग डायबिटिक्स है, जिसकी मतलब नेक्स्ट 2 दिन के बाद हमारी एक उसकी है भी प्रेजेंटेशन कि वो कैसे हमने किया है। सो ये लोकल एविडेंस है हमारे पास सब जो पब्लिश हो चुका है कि दीज ड्रग्स आर सेफ ड्यूरिंग फास्टिंग इन रमजान। और बेसिकली एम वाज फॉर दिस स्टडी वाज टू असेस द रिस्क ऑफ hypoglycemia in fasting and comparing it with sulfonylurea and also some, ये तो प्राइमरी टारगेट था हाइपोग्लाइसीमिया को असेस करना, लेकिन साथ में ये भी था कि हम A1C और EGFR को देख सकें कि इनमें EGFR डिटीरियोरेट तो नहीं करता और A1C इन पेशेंट्स का सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता भी है सल्फोनाइलयूरिया के मुकाबले में या नहीं। और it was an open label randomized 2-arm non-inferiority study, total 12 weeks, 4 weeks before Ramzan and 4 weeks after Ramzan। Of course 5500 पेशेंट्स का पूल लिया गया था 3 साइट्स से, जिसमें 500 पेशेंट सेलेक्ट हुए, 230 सल्फोनाइलयूरिया ग्रुप में थे और 270 SGLT2 ग्रुप में थे पेशेंट्स। और हमारी कंक्लूजन्स में था कि EGFR was similar in both groups। तो ये एक असेसमेंट जो जनरल सा इंप्रेशन है कि SGLT2 से EGFR फर्दर रिड्यूस हो जाएगा रमजान में, ये गलत साबित हुई। A1C दोनों में रिड्यूस हुआ, लेकिन SGLT2 पेशेंट्स हैड ग्रेटर A1C reduction। There are certain possibilities which are given in the discussion also in the study। एक और असेसमेंट ये थी कि bitter taste या थर्स्ट जो है वो शायद SGLT2 में ज़्यादा है, लेकिन असेसमेंट अदरवाइज थी, which was common in both the groups and hypoglycemia was of course less in the patients with SGLT2 group। इंसुलिन एडजस्टमेंट ड्यूरिंग रमजान का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो पेशेंट्स जो लॉन्ग एक्टिंग या बेजल इंसुलिन लेते हैं उनके लिए एडवाइजेबल ये होगा कि कोई अबाउट 15 to 30% अपनी रिड्यूस कर दें, इफ्तार टाइम पे लें अगर मॉर्निंग पे लेते हैं। और अगर ट्वाइस डेली लेते हैं तो कोशिश करें कि वो जो इफ्तार वाली है उसको तो वैसे ही रहने दें और सहरी वाली जो है उसको रिड्यूस करके 50% पर लाएं। शॉर्ट एक्टिंग में ऑफ कोर्स उनको मुश्किल होगी दोपहर के वक्त लेने में, तो सहरी के वक्त आधी करें और इफ्तार के वक्त वैसे ही डोज एडजस्टमेंट करके लें। ऑफ कोर्स इसके सिलसिले में एक डोज एडजस्टमेंट का स्केड्यूल भी है, जो कि अगर ऐसे पेशेंट्स जो इंसुलिन लेते हैं दे शुड बी मॉनिटरिंग देयर ब्लड ग्लूकोज वेरी क्लोजली सो दैट दे आर एबल टू एडजस्ट देयर ब्लड शुगर लेवल्स। दूसरी जो चेंजेस हैं प्री मिक्स में, उसमें अगर तो सिंगल डोज ले रहे हैं तो उसमें तो कोई खास एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ट्वाइस या थ्राइस डेली ले रहे हैं तो उसमें ऑफ कोर्स सेम सिमिलर टू द शॉर्ट एक्टिंग वन कि ट्वाइस डेली में जो नॉर्मल डोज है वो इफ्तार के टाइम और जो रिड्यूस डोज है हाफ 25 to 50% रिड्यूस डोज उसको सहरी के टाइम पे ले लेना चाहिए। एडवाइस यूजुअल यही है कि पेशेंट्स इन द 2 हाईएस्ट कैटेगरीज यानी हाई एंड वेरी हाई रिस्क ग्रुप दे शुड नॉट फास्ट, बट इफ दे चूज टू फास्ट दिस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस सिलसिले में जितनी भी एडवाइसेस हैं वो सारी की सारी हैं बेसिकली दे आर नॉट एविडेंस बेस्ड, they are rather opinions from the people who are dealing with such patients। मेरे जैसे जो जिन्होंने स्टडीज बहुत ज़्यादा नहीं की हैं, लेकिन वी नीड मोर एविडेंस। जिस तरह SGLT2 के बारे में स्टडी, इसी तरह से बाकी जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी एविडेंस विद द हेल्प ऑफ स्टडीज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करने की ज़रूरत है। सो मॉनिटरिंग ये बड़ा कॉमन सा है, ये आपने पहले भी देखा होगा पिछले रमज़ान में भी कि इम्पॉर्टेंट टाइम जो हैं वो बेसिकली अगर हाई ब्लड शुगर के हिसाब से देखें तो इमीडिएटली 2 आवर आफ्टर सहरी या 2 आवर आफ्टर इफ्तारी, ये 2 टाइम ऐसे हैं कि जो सबसे हाई ब्लड शुगर हो सकती है। इसी तरह से सबसे लो होने का चांस जो है वो इफ्तार से फौरन पहले है। सो लो और मॉडरेट रिस्क ग्रुप वाले पेशेंट्स जो हैं
उनको आइडियली 1 से 2 बार से ज़्यादा शुगर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो पेशेंट जो हाई और वेरी हाई रिस्क ग्रुप में, जैसे कि इस डाटा में भी आपने देखा प्रेग्नेंट फीमेल थी है, उनको तो बहुत क्लोजली और मे बी कि 7 दफ़ा ही ब्लड शुगर चेक करने की ज़रूरत है, ताकि उनके रोज़े को सेफ बनाया जा सके और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ब्रेकिंग फास्ट के बारे में इंस्ट्रक्शन यही है अभी तक कि लेस देन 70 पे आपको रोजे को ब्रेक कर देना चाहिए। लेकिन ये भी डिपेंड करता है बहुत से और फैक्टर्स पे कि इफ्तार का टाइम कितना क्लोज आ गया है। और इसी तरह से ब्लड शुगर हाई, तो अगेन 300 का लेवल लिखा हुआ तो है, लेकिन 300 इफ इट इज नॉट कॉजिंग एनी इमीडिएट थ्रेट, तो इस पे देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है कि पेशेंट को सेफली रोजे को कंप्लीट कराया जा सके, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया हमें पता है कि कोई बहुत इमीडिएट हार्म पैदा नहीं करेगा। सो पोस्ट रमजान ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली ईद उल फितर पे गलत खाने की तरफ रुझान ज्यादा होता है, तो इनको जरूर अपने पास बुलाइए रमजान के बाद। और 1 साल में अगर रोजा अच्छा गुजर गया है, रमजान अच्छा गुजर गया है, तो इट डजंट मीन दैट नेक्स्ट ईयर भी ये बड़ी अच्छी तरह से गुजर जाएगा। तो इट विल रिक्वायर सपोर्ट ऑफ HCP, और इस तरह से जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें सेफ्टी के साथ फास्ट किया जा सकता है। अगेन ये एक एम्फोसाइज करने के लिए दोबारा स्लाइड है कि एजुकेशन शुड बी बेसिकली फोकस्ड ऑन दीज 6 की पॉइंट्स एजुकेशनल प्रोग्राम में जो डायबिटीज के है। जहाँ तक कोविड-19 और रमज़ान का ताल्लुक है, इस सिलसिले में जो गाइडेंस है वो बेसिकली है रिगार्डिंग अवेयरनेस। और इंफॉर्मेशन अभी भी साल से ऊपर हो चुका है इस वायरस को, इवन पाकिस्तान में आए हुए, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो इट्स ऑलवेज चेंजिंग। वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस, और इसके फीचर्स जो हैं वो भी वेरिएट करते हैं। सो बराए मेहरबानी व्हाट्सएप और फेसबुक की के ऊपर जो आने वाली चीज़ें हैं उनसे पढ़ जरूर लें, लेकिन उसके बारे में एविडेंस जरूर तलाश करें इससे पहले कि उस पर अमल शुरू कर दें, स्पेशली अगर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है जिसको खा के और आपको आराम दिलाने की बात हो रही है। इसी तरह से सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन जो है वो एसिम्टोमेटिक से लेके माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्रिटिकल कुछ भी हो सकती है। और डायबिटिक पेशेंट्स एविडेंस ने सजेस्ट किया है कि दे आर एट हाई रिस्क। सो व्हाट टू डू इफ चांस ऑफ इन्फेक्शन? सो अस्पतालों में भागने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किसी न किसी से ऐसे से जिसके को थोड़ा सा इस बारे में पता है उससे टेलीफोन पे सवाल जवाब कर लिए जाएं, आइसोलेट हो जाया जाए, सेंसिबल मेजर्स किए जाएं लाइक हैंड वॉशिंग, शेयरिंग फूड, कफिंग एटिकेट्स वगैरह, और होम बेस्ड एक्सरसाइजेस और अपने फूड के बारे में ख्याल रखा जाए। और क्वारंटाइन स्ट्रेटजीज जो हैं जिसमें हाइजीन, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकल सप्लाईज, अपनी अपने डायबिटिक पेशेंट्स को आपको पता है कि इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि मुस्तकिल दवाएं खाने की जरूरत है, तो है मुमकिन है क्वारंटीन में वो कुछ ऐसा बंद हुआ हो कि आप बाहर जाके दवाई भी ना ले सकें। तो डायबिटिक पेशेंट्स को एडवाइस करने में कोई हर्ज नहीं है कि अपनी 1 महीने की सप्लाई मेडिसिन की लेके वो घर पे रख लें। इसी तरह से रिलैक्सेशन, कंस्ट्रक्टिव वर्क इज एडवाइजेबल इन दीज पेशेंट्स। सो इफ वायरस प्रेजेंस इज कंफर्म, get in contact with the relevant medical personnel, quarantine requirements to be fulfilled, और sick day rules should be followed, जिसमें हाइड्रेशन है, मॉनिटरिंग ग्लूकोज है, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग है, कीटोन्स की मॉनिटरिंग है, इंसुलिन डिपेंडेंट, एंड फॉलो द रिकमेंडेशंस ऑफ द डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे डॉक्टर हैं, और क्योंकि 1 साल से बीमारी है तो लॉट ऑफ हैज बीन नोन अबाउट दिस डिजीज, एंड होपफुली थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द इससे हम छुटकारा हासिल कर सकें। इस रमज़ान में खसूसियत से इस बारे में दुआ करना ना भूलिएगा कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाए और हम पहले जैसा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रख सके। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर। एक सवाल ये मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है कि व्हाट इज द आइडियल टाइम ऑफ एक्सरसाइज इन फास्टिंग। अच्छा, इसके बारे में भी जो एविडेंस है वो बड़ा हमारे पास थोड़ा है इन द फॉर्म ऑफ स्टडीज, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि रमज़ान में आप ऐसा ना कीजिए कि जिसकी वजह से रोज़ा ख़राब हो। सो अगर तो डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है उसकी एज क्या है, कोमोर्बिडिटीज़ क्या है, कौन सी दवाइयाँ वो ले रहे हैं, क्या वो ऐसी दवाइयाँ हैं जिन्होंने हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करना, तो इस सूरत में तो मुख्तलिफ हो सकती है एडवाइस। लेकिन जो सल्फोनाइल यूरियाज ले रहे हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, सो उनके लिए मुख्तलिफ होगी एडवाइस। और मेरा सजेशन ये होगा कि हर पेशेंट को इंडिविजुअली असेस कर लीजिए
अगर तो वो कर रहे हैं किसी भी किस्म की तरावी पूरी की पूरी करना, तो फिर इसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसी वजह नहीं है कि उनको ये कहा जाए कि ज़रूर इसके अलावा भी आप वर्जिश करें। लेकिन अगर फिलफर्ज वो तरावी की नमाज नहीं पढ़ना चाहते या कोई मजबूरी है, या तरावी वो बैठ के पढ़ते हैं और इस बात का इम्कान है कि वो खड़े होकर नहीं एक्सरसाइज कर सकेंगे, तो फिर ऐसे पेशेंट्स के लिए थोड़ी सी वॉक कर लेना अपनी रात की इफ्तार के कोई 2-3 घंटे के बाद, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं होगी। अगर कोई सवाल नहीं है तो मेरा ख्याल है हम वैसे ही आधा घंटा लेट शुरू हुए थे, आप लोगों की काफी मैंने जान खा ली है। लेकिन ये कि अगर कोई सवाल है तो अनम्यूट करके, क्योंकि मेरी तरफ से मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, सारों को अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई रेलेवेंट सवाल है किसी का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम किशोर साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सर। अपना ठीक है, तबीयत ठीक है सर? जी अल्लाह का शुक्र। सर ये क्लियर कर सकते हैं कि वो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीटा एंड बेल्टा? सिटा एंड विल्डाग्लिप्टिन, ये जी सवाल है आपका? जी सर। जो एविडेंस है ना इस सिलसिले में, अगर तो रिलेटेड विद रमजान आप पूछ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, और हमें तो इस सिलसिले में मजीद एविडेंस की जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ स्टडीज। जहां तक सिटाग्लिप्टिन का ताल्लुक है, यूजुअली रिकमेंडेशन उसकी ये है कि वो सिंगल डोज में ली जाए, और विल्डाग्लिप्टिन के लिए रिकमेंडेशन है कि वो ट्वाइस अ डे डोज में ली जाए। तो इट्स अप टू यू एज अ फिजिशियन। थोड़ी सी रीनल सेफ्टी जो है वो रिलेटिवली रीनल सेफ्टी वो विल्डाग्लिप्टिन की निस्बतन बेहतर है, लेकिन अगेन विद द ग्रुप क्योंकि वही है, तो आई एम श्योर कि उसके बारे में एविडेंस अगर कोई चाहे तो बड़ी sitagliptin has equal efficacy. I hope I have answered your question. थैंक यू। एक सवाल जो सर मेरे सामने है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट टाइप 1 फ्रॉम टाइप 2 इन एज ऑफ 15 इयर्स। ये सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ कि डॉक्टर ताहिर साहब ने लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट करना टाइप, जो भी आपका पेशेंट कीटोएसिडोसिस में जाएगा उसे हम टाइप 1 लेबल करेंगे, एज उसकी कुछ भी हो। लेकिन ये कि अगर टाइप 1 का आप एज से किस डिफरेंस से पूछ रहे हैं तो फिर ये बड़ा मुश्किल काम है, और इसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज के होते हैं। सो इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि हम ये कह सकें कि हाँ ये वाकई टाइप 1 का ही है ये, या ये मुडी है और इसको हम ओरल सल्फोनाइल यूरियाज देके इसकी शुगर का कंट्रोल बेहतर कर सकते हैं। जो जीन्स के लिए टेस्ट है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज के लिए, उसके लिए जो टेस्ट रिक्वायर्ड है, देयर आर अबाउट 33 जीन्स व्हिच कैन बी टेस्टेड। अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक भी नहीं पाकिस्तान में हो रही है, तो इस वजह से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप उसके टेस्ट कराएं, अपनी क्लिनिकल असेसमेंट खुद करें। और अगर तो वो किसी तरह से भी कीटोएसिडोसिस में जा चुका है पेशेंट, तो फिर आप आई एम श्योर कि आप इस ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ये कहें कि जी मैं इसको इंसुलिन नहीं दूंगा और ओरल पे रखूंगा। So presence of ketoacidosis once is an absolute indication that this is type 1 diabetes. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा अगर नाम डॉक्टर साजिद है। जी साजिद साहब। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सा सेशन रहा, वेरी इंफॉर्मेटिव था। सर मेरा ये सवाल है कि जो है अफ्तार का मेन्यू क्या होना चाहिए आइडियल, क्योंकि पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि हम जो रूटीन मेन्यू है वही रखें या उसमें क्या क्वांटिटी जो है वो शुगर की हम रखें, कम रखें या बिल्कुल नॉर्मल लेना है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मेरा मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा है ताहिर अपना साजिद साहब आपने। एक तो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स तो तब भी नहीं है तब भी, और है तब भी। मैं इसको ना एक्सप्लेन इस तरह से करता हूँ कि आप ना, अंग्रेजी का लेटर है क्यू, क्यू फॉर क्वीन। तो क्वीन जो है ना, इसको मैं दो दो एंगल से देखना चाहूंगा। एक क्यू है फॉर क्वांटिटी और दूसरा क्यू है फॉर क्वालिटी। अच्छा, क्वांटिटी जो है ना वो आपको रखना चाहिए इन मॉडरेशन, और इसका मतलब ये है कि आप बेशक 3 टाइम खाना खाएं लेकिन आपकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी आप
जी जी, क्वांटिटी की बात करें, और क्वांटिटी में आप 100 ग्राम की जो है वो आप रोटी का साइज ले सकते हैं, 100 ग्राम ही आप चावल का साइज ले सकते हैं, और इनमें कोई एडिशनल चीज आप ना लगाएं। इसको यानी जो रोटी का साइज है वो शहबाज शरीफ वाला होना चाहिए, यानी जो साइज उन्होंने कहा था 100 ग्राम का। इसी तरह से चावल आप होटल जाते हैं तो आप देखते हैं कि प्लेट के कोने में कप उल्टा हुआ रख देते हैं, तो ये वो जो छोटा साइज है, और फिर वो भी जो दूसरा क्यू है ना वो यहाँ पे आता है, क्योंकि कि उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए। क्वालिटी जो है इट शुड बी एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल। अल्लाह ताला ने जो चीज जिस तरह बनाई है उसको उसी तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मिसाल उसकी ये है कि अगर आप वाइट आटा लेंगे जो जो फैक्ट्री से निकल के आता है आटे की, तो उसमें से बहुत कुछ निकाल लिया जाता है, तो चक्की का आटा लें जिसमें फाइबर साथ होता है। सेम विद राइस के पॉलिश्ड राइस ना लें, ब्राउन राइस लें। और इसी तरीके से आप जो मजीद कर सकते हैं वो ये है कि आप जो फ्रूट है उन्हें एज अ फ्रूट खाने के लिए कहें, ना कि जूस या शेक बनाएं। एक ये बहुत बड़ी जो इशू आ सकता है रमजान के अंदर वो ये कि भाई प्यास ज्यादा होगी तो मैं पानी किस तरह से इस्तेमाल करूं। सादे पानी की एब्जॉर्प्शन आपको पता है को बहुत क्विक नहीं होती, तो जब तक कि उसमें शुगर और नमकियात वगैरह ना हो, तो इसके लिए एडवाइजेबल जो है वो ये होगा, मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि शिकंजवीन घर पे बनाएं, और उसमें जहाँ पे आपने चीनी वगैरह डालना है वहां पे आप कोई कैंडल टाइप कोई चीज डाल लें। आपको पता तो होगा कि कम से कम आपने क्या डाला है, बाकी आप लीमू और बाकी चीजें डालें, उसके अंदर नमक और काली मिर्च और जो भी डालना है वो डाल लें। डायबिटिक पेशेंट्स एक हो सकती है, एक इसके लिए सजेशन वो ये भी है कि आप दूध सोडा बना लें, और दूध सोडे में जो सोडा डालें वो आप डाइट वाला डाल लें, लेकिन ये देख लीजिएगा कि वो जो उसकी क्वालिटी है वो ठीक हो, क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीटनर्स अवेलेबल कि जिनमें 0 कैलोरीज भी होती हैं और ऐसे भी हैं जिनमें कुछ कैलोरीज मौजूद होती हैं। तो इसको आप देख लीजिए कि वो 0 कैलोरी वाला ही हो, वाकई 0 कैलोरी हो, और उसमें कोई 2 नंबरी ना हुई भी हो। ठीक है सर, थैंक यू मच। फिर मैं अपने होस्ट से कहूंगा कि हमें इजाजत दी जाए।